श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि राहु और केतु जन्म पत्रिका में शुभ होंगे अथवा अशुभ होंगे या मिश्रित प्रभाव देंगी। इस बात का कैसे विचार किया जाए, कैसे विश्लेषण किया जाए, क्योंकि राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। अपनी ग्रहों की युति, स्थिति, आधिपत्य आदि के आधार पर ये अपना फल प्रदान करते हैं और इनका फल देखने में अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि छाया ग्रह हैं, इनका कोई राशि नहीं होता, अपने नक्षत्र अवश्य होते हैं। तो इनके राशि स्वामी, इनके नक्षत्र स्वामी, इनके नवांश स्वामी और इनके साथ बैठने वाले और इनको देखने वाले ग्रहों के ऊपर जो इनका प्रभाव होता है उसके आधार पर ये अपने फल का निर्धारण करते हैं। सामान्य रूप से ज्योतिष में कहा गया है कि तीसरे, छठवें और 11वें भाव में यदि राहु या केतु बैठते हैं तो अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन यह भी देखने में आता है कि छठवें या 11वें भाव का राहु जातक को मृत्यु भी प्रदान कर देता है, जातक को अपने शत्रुओं के द्वारा पराजय भी दिला देता है। और कभी कभी केंद्र या त्रिकोण का राहु भी जातक को अच्छी सफलता प्रदान करा देता है। तो यह निर्भर करता है उसकी स्थिति पर, उसकी राशि स्वामी की स्थिति पर, उसके नक्षत्र स्वामी की स्थिति पर और उसके नवांश स्वामी की स्थिति पर कि जन्म कुंडली में उनका संबंध अपने भाव से और राहु केतु से और लग्न से और चंद्रमा से किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है। उन बातों का विचार करके हमें राहु और केतु के फल का विचार करना चाहिए। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि राहु और केतु की शुभता और अशुभता का निर्णय कैसे करें। एक जन्म पत्रिका के आधार पर उदाहरण के साथ उसको समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो पहले देखते हैं उन सिद्धांतों को कि राहु और केतु का फल जन्म पत्रिका में हम कैसे देखें, क्योंकि कभी कभी गोचर में भी तीसरे, छठे और 11वें भाव की राहु केतु अशुभ फल प्रदान कर देते हैं और कभी कभी केंद्र या त्रिकोण में होने पर भी वह अच्छे फल प्रदान कर देते हैं। तो पहले उन सिद्धांतों को देखते हैं कि जो ज्योतिषीय सिद्धांत प्राचीन ज्योतिषकारों ने, शोधकारों ने बनाए हैं और उसके बाद उदाहरण के साथ एक जन्म पत्रिका पर उसका विचार करेंगे। तो राहु या केतु जो छाया ग्रह होते हैं, इनका विचार करते समय हमें देखना चाहिए कि इनकी राशि स्वामी, इनके नक्षत्र स्वामी और इनके नवांश स्वामी की स्थिति जन्म चक्र में कहाँ है। यदि वे शुभ ग्रह हैं, योग कारक हैं और केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठे हैं तो यह अच्छे फल प्रदान करने वाले होंगे। यदि वे पाप ग्रह या अकारक होकर तृषराय भाव में या अपने भावों से अशुभ भावों में बैठे होंगे या छाया ग्रह जहां पर बैठा है जिसके भाव में, उस भाव से भी उनकी स्थिति का विचार करें और अपने भावों की स्थिति से भी उनका विचार करें, क्योंकि योग कारक ग्रह यदि अशुभ भाव में होगा और वह राहु का राशि स्वामी होगा, नक्षत्र स्वामी होगा या नवांश स्वामी होगा तो फल अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार से अकारक ग्रह का विचार कर सकते हैं। वह यदि अपने भावों से, चंद्र लग्न से, जन्म लग्न से केंद्र या त्रिकोण में होगा और जन्म कुंडली के लिए वह अकारक ग्रह होगा तो राहु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में निश्चित रूप से वह कमी करेगा। राहु या केतु केंद्र में हो, उनके राशि स्वामी त्रिकोण में हो तो योग कारक हो जाते हैं, अथवा इसके विपरीत हो कि राहु या केतु त्रिकोण भाव में हो और उनकी राशि स्वामी केंद्र में आ जाएं तो भी योग कारक हो जाते हैं, राजयोग प्रदान करने वाले हो जाते हैं। राहु 3, 6, 11 भाव में हो या उनके स्वामी के साथ बैठा हो या तृषराय के स्वामी के नक्षत्र में हो और वह नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी और नवांश स्वामी भी ऐसे ही तृषराय भाव में स्थित हो तो ये अपना फल
शुभता की तरफ बढ़ा देते हैं। लेकिन यदि तृषणाय भाव में किसी तृषणाय भाव की स्वामी की अथवा किसी केंद्र के स्वामी की इनसे युति बनती है, लेकिन वह केंद्र का स्वामी अपने से अशुभ भाव में बैठा हो, इसमें भी विशेषकर मूल त्रिकोण का ध्यान अवश्य कीजिए। यदि कोई ग्रह इनके साथ युति बनाकर बैठा है और वह केंद्र का स्वामी है, यानी केंद्र में उसकी मूल त्रिकोण आती है और अपनी मूल त्रिकोण से वह 3, 6, 11 या अष्टम भाव में जाता है राहु, और राहु उसी के साथ बैठता है ग्रह के साथ, तो वह अशुभ प्रभाव भी दे देगा जब भी उसकी अंतर्दशा किसी अपने से षडाष्टक या द्विद्वादश बैठने वाली ग्रह की दशा में आएगी। तो इसी तरह से यदि वह किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, योग कारक ग्रह के साथ बैठा है, लेकिन वह योग कारक ग्रह अपनी मूल त्रिकोण से तृषणाय भाव में बैठा हो, तो भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से इनकी स्थितियों का हमें विचार करना चाहिए। नवांश स्वामी का भी हमें विचार करना चाहिए। विशेषकर राहु और केतु योगी ग्रह होते हों, योगी या अवयोगी के नक्षत्र में बैठते हों, तो उसका विचार भी अवश्य ही हमें कर लेना चाहिए। यदि राहु या केतु छाया ग्रह होकर केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं, लेकिन उसका स्वामी नवांश स्वामी या नक्षत्र स्वामी तृषणाय भाव में जा बैठता है या छाया ग्रह की अधिष्ठित भाव से अशुभ भाव में जा बैठता है और वह अकारक होकर बैठता है, तो भी अशुभ प्रभाव राहु केतु की दिशा में या राहु केतु के सामान्य प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए राहु का शुभ गोचर भी अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है, वहाँ भी कोई ना कोई हानि उसके जीवन में करा ही देता है। आगे एक जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं कि राहु और केतु की स्थिति का किस प्रकार से विचार करें। आपके सामने स्क्रीन पर मकर लगन की एक जन्म पत्रिका प्रकट हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि मंगल इस जन्म पत्रिका के लिए योगी ग्रह है और केतु अवयोगी ग्रह है। तो अवयोगी ग्रह जब अपने ही नक्षत्र में बैठता है तो वह शुभता प्रदान करता है और वह योगी ग्रह की राशि में भी बैठा है। तो यहाँ पर हम पहले राहु का विचार करते हैं। राहु दशम भाव में तुला राशि में, और जिसका राशि स्वामी शुक्र उच्च राशि में। सामान्य रूप से लोकोक्ति में कहा जाता है कि राहु जिसके दश में, दुनिया उसके वश में, और राहु को कहते हैं कि हाँ वह राजनीति में भी जातक को सफलता प्रदान कराता है। लेकिन क्योंकि राहु का राशि स्वामी शुक्र उच्च अवश्य है, लेकिन योग कारक होकर अपने भाव से, अपनी मूल त्रिकोण से 6वें भाव में बैठा है और शुभ ग्रह 3, 6, 11 भाव में शुभ नहीं मानी जाती हैं। तो राहु की राशिपति से उसके संबंध अच्छे नहीं है। षडाष्टक का योग बना हुआ है शुभ ग्रह के साथ, योग कारक ग्रह के साथ। धनु के नवांश में है और धनु राशि का स्वामी गुरु शत्रु राशि में अपनी ही राशियों से केंद्र योग बनाई बैठा है। चंद्र लगन से और जन्म लगन से वह अच्छे योग में है, यानी त्रिकोण योग में है। अकारक ग्रह दोनों लग्नों से केंद्र त्रिकोण में और अपनी मूल त्रिकोण से भी केंद्रीय योग बनाकर बैठा है, वह भी अकारक बन जाता है, क्योंकि राहु से भी वह द्वादश संबंध बनाकर बैठता है। लेकिन यहां पर एक बात विचारणीय है कि गुरु और शुक्र अपने कारकत्व के भावों से, जिन भावों से वह त्रिकोण संबंध बनाकर बैठे हैं, उन भावों की फलों को राहु नहीं बिगाड़ेगा। राहु अपने ही नवांश में है। तो इस तरह से राहु ने अपनी दशा में शुक्र का फल भी दिया, सप्तम का फल दिया, पंचम का फल दिया, लगन का फल दिया, क्योंकि गुरु का कारकत्व होता है पंचम भाव का और शुक्र का कारकत्व होता है सप्तम भाव का। लेकिन राहु जहां बैठता है दशम भाव में, दृष्टि जाती है द्वितीय भाव पर और 6वें भाव पर। 6वां भाव नौकरी का भी होता है, नौकरी में बार बार परिवर्तन करने पड़े, स्थायित्व नहीं मिला। दशम भाव राजनीति का है, राज्य का है, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। राहु की दशा एक ऐसे ही समय पर इन्हें प्राप्त हुई थी
क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल और मंगल के बाद राहु। राहु ने पढ़ाई को बीच में छुड़वाया, कार्य व्यवसाय में कोई स्थायित्व तो नहीं दिया। कुटुंब भाव पर दृष्टि जाती है, कुटुंब भाव से भी अलग करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्योंकि गुरु और शुक्र के नवांश और राशि में विराजमान है, संतान योग और विवाह योग अवश्य ही प्रदान किया, लेकिन अपनी दृष्टि के द्वारा और अपनी स्थिति के द्वारा भावों को प्रभावित अवश्य किया। तो इस तरह से राहु का विचार हुआ। अब देखते हैं केतु का। केतु मेष राशि में है, अवयोगी ग्रह है, अपने ही नक्षत्र में है। बुध यहां पर नवमेष होकर केतु के साथ बैठकर केतु के प्रभाव को वृद्धि कर देता है, शुभता में प्रदान कर देता है। नवांश भी मिथुन का है और मिथुन नवांश का स्वामी भी केंद्र में केतु के साथ विराजमान होता है। और केतु का जो राशि स्वामी है इस कुंडली के लिए आकार ग्रह है और अपनी मूल त्रिकोण से वह 11वें भाव में बैठा है और जो उसका लाभ भाव है वहां से वह केंद्र भाव में बैठा है। तो यहां पर केतु की स्थिति राहु की अपेक्षा सुदृढ़ बन जाती है, शुभ हो जाती है। केतु जिनके साथ बैठेगा, जिनके नवांश में होगा, जिनकी राशि में होगा, जिनके नक्षत्र में होगा, क्योंकि यहां मंगल योगी है, मंगल की राशि में केतु है और केतु अवयोगी होकर अपने ही नक्षत्र में है, तो उसकी शुभता और अधिक बढ़ जाती है। वह बुध के प्रभाव को देगा, मंगल के प्रभाव को देगा। मंगल कारकत्व देता है भाई बहनों का, तो भाई बहनों का सुख देगा। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो माता का दीर्घायु का सुख देगा। अष्टम भाव पर दृष्टि जाती है तो आयु पक्ष और अध्यात्म पक्ष और गूढ़ ज्ञान शोध आदि में रुचि पैदा करेगा। 12वें भाव पर लग्नेश पर दृष्टि जाती है तो व्यय में कमी करेगा। तो इस तरह से हम राहु और केतु के फलों का विचार कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु जिनके नवांश में होंगे, जिनके नक्षत्र में होंगे, जिनकी राशि में होंगे, उनके कारकत्वों के फल को तो अवश्य ही प्रदान करेंगे। लेकिन यदि वो अशुभ हो जाते हैं तो अपनी स्थिति और अपनी दृष्टि के द्वारा शुभ प्रभावों में कमी करेंगे। लेकिन यदि वो शुभ हो जाते हैं तो अपनी दृष्टि और युति के प्रभावों को भी अच्छे रूप में, शुभ रूप में प्रदान करेंगे। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास था आपको राहु और केतु की स्थिति का विचार करने के लिए, शुभता और अशुभता जानने के लिए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा और आप इससे लाभान्वित हो सकेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।